वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर वाज स्टाफिंग। स्टाफिंग का हमने मीनिंग कर लिया था और उसकी इम्पोर्टेंस कर ली थी। स्टाफिंग का एक मीनिंग दोबारा से रिवाइज करते हैं और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टाफिंग का मतलब था जब हम सही पर्सन को सही जगह पे सही टाइम पे अपॉइंट करें जिससे कि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। अब हमने स्टाफिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ HRM। एक इससे पहले टॉपिक था स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, वो तो डिलीट हो गया। अब है इवोल्यूशन ऑफ HRM। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज इमर्ज कैसे हुई, क्या जरूरत पड़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। HRM का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बेटा ध्यान से समझेंगे, जब इंडिया कल के दिन 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, कल ही थी ना 26 जनवरी, तो इंडिपेंडेंट हुआ था 49 में। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था, दैट वाज स्टार्टेड इन 1951। तो जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि हमें अपने देश को अब डेवलप कराना है, ग्रो कराना है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि अगर हमें डेवलप करना है तो हमें अपने यहाँ पे क्या सेटअप करनी पड़ेगी? इंडस्ट्रीज। क्या बनानी पड़ेंगी? अदरवाइज हम हमेशा रॉ मटेरियल की सोर्स ही बने रहेंगे और प्रोडक्शन के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हमें खुद पे डिपेंड होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेटअप करनी पड़ेगी इंडिया में इंडस्ट्री। तो इंडिया में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें हमने अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करी। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साथ ही इमर्ज हुआ ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट। ट्रेड यूनियन में क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स ने अपने आप को एक ग्रुप में ज्वाइन किया और उन्होंने मैनेजमेंट से डिमांड करी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन कौन होगा? उस पर्सन का नाम रखेंगे हम लेबर वेलफेयर ऑफिसर। जो ग्रुप ने डिमांड करी मैनेजमेंट से कि हम आपके और हमारे बीच में एक वर्कर होना चाहिए। वर्कर कौन होगा? लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जिसका काम सिर्फ एक होगा, लेबर की वेलफेयर। समझ आ गई बात? इसके बाद इंडिया में कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, नाम रखा फैक्ट्री सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या आया? फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम में क्या हो रहा था? इन्होंने एक एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर की जरूरत पड़ी। अब लार्ज नंबर ऑफ वर्कर को काम करना था अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे बहुत सारे वर्कर्स को काम करना था। तो उसके लिए अब इन्हें एक पर्सन चाहिए जो वर्कर को ढूंढेगा, उनको ज्वाइनिंग कराएगा और उनको काम समझाएगा। तो एक वर्कर रखा जिसका नाम था पर्सनल ऑफिसर। क्या नाम था? पर्सनल ऑफिसर, जिसका काम ही यही था वर्कर को सर्च करना और उन्हें ज्वाइनिंग कराना, काम समझाना। वो कौन था? पर्सनल ऑफिसर। अब पर्सनल ऑफिसर के बाद क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जरूरत पड़ी एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ ज्वाइनिंग ना कराए, पर वर्कर अब कैसे हो गए? वर्कर आर नाउ बिकमिंग एजुकेटेड। उन्हें क्या लगा कि हमारा ह्यूमन रिलेशन भी होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? ह्यूमन रिलेशन। अब ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि वर्कर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं होगा। वर्कर सारे पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें जरूरत पड़ी किसकी? एक ऐसा वर्कर, एक ऐसा इंसान जो सबकी वेलफेयर कराएगा। और नाम रखा क्या उस वर्कर का? उस वर्कर का इन्होंने नाम रखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। समझ रहे हैं? पर्सनल ऑफिसर को रिप्लेस करवाया किससे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पे। देखो ये 7 स्टेप्स तो लिखे हैं, इसके बाद एक एक स्टेप में उस बात को एक्सप्लेन किया गया। पहला स्टेप, with the emergence of industrial revolution, trade unions are becoming very active. क्या एक्टिव हुई? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन आई। अब ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज फोर्स द मैनेजमेंट टू अपॉइंट अ पर्सन
who could act as a link between owner and the person. अब ट्रेड यूनियन ने डिमांड क्या करी है, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड करे, एंड दिस रिजल्टेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। इस वजह से एक वर्कर अपॉइंट हुआ जिसका नाम रखा गया लेबर वेलफेयर ऑफिसर। हिज रोल वाज लिमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ओनली। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था कि लेबर की वेलफेयर कराए वो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, फैक्ट्री सिस्टम। क्या है इंडिया में? फैक्ट्री सिस्टम। और उस फैक्ट्री सिस्टम में हमने क्या देखा कि फैक्ट्री सिस्टम में एक ही रूफ के नीचे बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट करना है, बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट करना है। अब वो अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक दूसरे इंसान की जरूरत पड़ी, उसका नाम क्या था? पर्सनल ऑफिसर। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, पॉइंट नंबर 4। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स वर एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ। बहुत सारे वर्कर को एक रूफ के नीचे रखा गया। दिस रिजल्टेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ one more person who was given the responsibility of recruitment, selection and placement. उसका काम क्या था? रिक्रूट करना यानी सर्च करना, प्लेसमेंट मतलब ज्वाइनिंग कराना, सेलेक्ट करना और ज्वाइनिंग कराना। This person is known as personal officer. इस पर्सन को हमने क्या बोला? पर्सनल ऑफिसर। Due to importance of human relation approach, इसके बाद क्या जनरेट हुआ मार्केट में? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कि हमें ह्यूमंस के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। एंड डायनामिक एनवायरनमेंट द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अराइजेस। लोगों ने क्या कहा कि अब हमारी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में डेवलपमेंट मिल सके। इस वजह से दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच गिव लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो हमने पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस किया किसके साथ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ। इज इट ओके? समझ आया क्या थी स्टोरी? अगर आप याद रखेंगे तो पॉइंट लिख पाएंगे। क्या याद रखें कि इंडिया में सबसे पहले क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ट्रेड यूनियन एक्टिव हो गई। ट्रेड यूनियन के आते ही एक वर्कर चाहिए जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड कर सके। उस वर्कर को हम क्या बोलते हैं? लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर आया। फिर इसके बाद लॉन्च हुआ इंडिया में फैक्ट्री सिस्टम, जिसमें बहुत सारे वर्कर को एक छत के नीचे काम करना है। अब वो वर्कर रखने के लिए हमें एक पर्सन की जरूरत पड़ी, उसका नाम है पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर आ गया। अब क्या हुआ? अब लेबर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच फॉलो करनी है जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके और डेवलपमेंट भी हो सके। तो इसीलिए जरूरत पड़ी पर्सनल ऑफिसर को हटाओ और एक ऐसा पर्सन लेके आओ जो ट्रेनिंग भी कराए, अपॉइंटमेंट भी कराए और सैलरी भी दिलवाए, और उसका नाम रखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये था पूरा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन ऑफ HRM का। एक बार नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा जो हम कवर करेंगे, दैट इज द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले एक बार टॉपिक का मतलब समझना कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप अब उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं, स्टाफ रखना चाहते हैं, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तभी तो वर्कर रखेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर की रिक्वायरमेंट में आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मुझे कितने वर्कर चाहिए। समझ आ गई बात? पहला स्टेप। अब इसमें सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने चाहिए, हम साथ में ये भी देखते हैं कि किस क्वालिफिकेशन के चाहिए। How many as well as of what type? How many worker as well as of what type? ये हम इसमें दोनों चीजें चेक करते हैं। क्लियर हो गई बात? पहला आपने एस्टिमेट लगा लिया। दूसरा, अब आप उनको सर्च करेंगे, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है उनको सर्च करना और उन्हें मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब। ढूंढना, जैसे मैंने आप सबको ढूंढा और उसके बाद आपको क्या कहा कि भाई आपके हिसाब से यहाँ जॉब है, अप्लाई करो। क्योंकि आपको सिर्फ सर्च करने से मेरा काम खत्म नहीं होगा, आपको ये भी कहना पड़ेगा अरे तेरे पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, आजा तेरा काम हो जाएगा, अप्लाई तो कर। दैट इज रिक्रूटमेंट। समझ आ गई बात? रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास काम कर रहे हैं उनको रिक्रूट कर लिया किसी और जॉब के लिए, जिसको हम दो नाम से जान सकते हैं, या तो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन।
उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या? और एक होती है एक्सटर्नल, जब मैं बाहर से लोगों को सर्च करके मोटिवेट करूं अप्लाई करने के लिए। तो पहला मैंने एस्टिमेट लगाया कितने चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, फिर उनको सर्च किया और मोटिवेट किया अप्लाई करने के लिए। अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनके रिज्यूम में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। दैट इज द थर्ड स्टेप, सिलेक्शन। अब जिनको सेलेक्ट कर लिया उनके प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराई। प्लेसमेंट मींस जिस जॉब के लिए उन्हें सेलेक्ट किया वहां पे ज्वाइनिंग कराई, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है उनका इंट्रोडक्शन कराया। क्या करवाया? किसके साथ? पुराने एम्प्लॉइज के साथ, एज वेल एज विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोड्यूस तो करवाया, पर दो चीजों के साथ, एक तो पुराने वर्कर के साथ और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। समझ आ गई बात? 4 स्टेप कर लिए मैंने। पहला एस्टिमेट लगाया कितने चाहिए, किस क्वालिफिकेशन, फिर उनको ढूंढा विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट। ढूंढने के बाद उनको सेलेक्ट किया कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने, फिर उनकी प्लेसमेंट यानी ज्वाइनिंग कराई और उनको इंट्रोडक्शन करा दिया पुराने वर्कर के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ज्वाइनिंग हो गई, अब होगी उनकी ट्रेनिंग जिससे कि उनकी फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सके। अब वो ट्रेनिंग कराने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं अपने यहाँ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा के रखूं हमेशा, या फिर किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लूं कि मैं वर्कर भेजूंगा इनको ट्रेनिंग दे देना। समझ आ गई बात? ट्रेनिंग हुई जिससे कि उनकी फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सके, तो 5वां स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब उनकी ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग होने के बाद कुछ समय तक लाइक 1 या 2 महीने उनसे काम करवाया। काम कराने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया कि ट्रेनिंग से पहले कैसा काम कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद कैसा काम कर रहे थे। अगर उनकी परफॉर्मेंस में अप्रेजल है यानी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, अब मैं उनको क्या करूंगा? उनको प्रमोशन दूंगा और उनको करियर प्लानिंग करूंगा कि आप प्रमोट हो सकते हैं, और फिर उनसे बात होगी उनकी सैलरी, दैट इज कंपनसेशन। बच्चा कहता है सर जब प्लेसमेंट हो गई तो सैलरी तो तभी से शुरू हो जाती है। मैंने मना नहीं किया कि सैलरी तब शुरू हो जाती है, पर एक्चुअल सैलरी आपकी प्रमोशन के बाद डिसाइड होती है। कैसे? आप सब जानते होंगे, कोई ना कोई आपका फ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर जॉब जो कर रहा है, जब उसने ज्वाइनिंग करी थी 3 महीने के लिए उसको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। ट्रेनिंग में सिर्फ 5-7 हजार रुपए दिए जाते हैं, कह देते हैं कि जितना खर्चा होगा उसके लायक पैसे मिल जाएंगे, अभी आप ज्वाइन करें, हम आपको काम सिखाएंगे। और जब ज्वाइन करते हैं, काम सिखाते हैं, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद आपको क्या कहते हैं कि अब आपकी जॉब कंफर्म हुई। अगर आपकी परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगी होगी तब आपकी जॉब कंफर्म होती है, और उसके बाद सैलरी डिसाइड होती है कि एक्चुअल आपको देना कितना है। ट्रेनिंग पीरियड के तो बहुत कम पेमेंट मिलती है। तो दिस इज द प्रोसेस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फॉलो। 8 स्टेप्स है इसमें, आप पढ़ते हैं, याद करते हैं। पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा तीसरा सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट में कंपनसेशन। पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रीड करते हैं फटाफट से। The first step of staffing is estimating the manpower requirement. Under this, it is ensured that, इसमें हम क्या श्योरिटी देते हैं, that able employees are available in adequate number, कि अच्छे एम्प्लॉइज मिल जाएं और अच्छी खासी क्वांटिटी में, जिसमें से हम चूज कर सकें। तो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमें अच्छे वर्कर मिल जाएं। They are to be placed at right position at a right time. Manpower requirement is not the matter of knowing how many we need, but also of what time. हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कितने चाहिए, ये भी देखेंगे किस तरह के चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन के चाहिए। क्लियर? पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बताया था? ढूंढना, सर्च करना और उन्हें मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब। पढ़ते हैं। Recruitment can be defined as the process of searching prospective candidates. Prospective means talented candidates को ढूंढना, and stimulating them. Stimulating means motivating. Stimulating means motivating them to apply for the job in the organization. There are 2 sources of recruitment: internal, external. Internal में क्या होगा? Employees already working,
बेटा ये मीडिया वर्ड कट करने जिनके में नहीं हुआ नोट्स में, और वर्किंग नेक्स्ट लाइन वाला, ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज आर सेलेक्टेड टू फिल द पोस्ट। आप उन्हें जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं उन्हें अपॉइंट करेंगे जॉब को फिल करने के लिए। एक्सटर्नल में कौन सा आता है? दे आर इंक्लूड्स वेटिंग लिस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, प्रिंट मीडिया जो भी आएगा आपका। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, आपने रिक्रूट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? जिन्होंने अप्लाई किया उस पूल ऑफ रिसोर्सेज में से जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट। जो जॉब कैंडिडेट अच्छे हैं उनमें से आप चूज करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, जब चूज कर रहे हो तो दिमाग में क्या रखें? कीप इन माइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स, कौन कौन कैंडिडेट हैं, एंड द जॉब प्रोफाइल मस्ट मैच। जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से जॉब भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो अवेलेबल तो कंप्यूटर ऑपरेटर और आपको चाहिए एक अकाउंटेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट में फर्क होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता है, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसलिए जॉब प्रोफाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट मैच, तब चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन के बाद आप उसकी प्लेसमेंट कराएंगे। प्लेसमेंट मींस ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड। जिसके लिए सेलेक्ट हुआ उस पर ज्वाइनिंग कराना। अपॉइंटमेंट लेटर इज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं आफ्टर दे आर सेलेक्टेड। एंड ओरिएंटेशन मींस introducing the selected employees and familiarizing them with the rules and policies of an organization। यानी कि उसको इंट्रोड्यूस भी कराया और साथ में फेमिलराइज कराया विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेप्स हो गए। सबसे पहला ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट में आज हम 4 ही स्टेप्स पढ़ेंगे, बाकी स्टेप्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।